जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ उज्ज्वल परिवार की तरफ से अपनी क्लास लेकर के। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन। सी राजन चर्चा का विषय रहा है। सी राजन चर्चा में है क्यों भाई? चलिए पहला ही क्वेश्चन करते हैं भाई, अपना स्टार्ट करते हैं। सी एस राजन चर्चा में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, सी एस राजन आपके चर्चा में है। अभी अप्रैल हो गया, अभी 3 महीने के इस साल के, जो स्टार्ट हो जाता वो हो गया। आपके पास बच के केवल 9 मंथ्स। अब क्या करना 2022 में तो आपके बीच में, ठीक है। चलिए 280-85 के करीब जो दिन बच गए आपके, इनमें आपने कुछ करना। श्री राजन चर्चा में है। ये चर्चा में इसलिए भी इन्हें बनाया गया, अभी IL&FS के नए CMD बनाया है। IL&FS के नए CMD नियुक्त किया है। श्री राजन चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में IL&FS के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। ध्यान रखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, इसको पूरा लिख सकते हैं आप, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड। इसके क्या बने? ये नए CMD बनाए गए, इसलिए चर्चा में है श्री राजन। चलिए अगली बात करते हैं। श्री राजन इनका इस सप्ताह में उदय कोटक का कार्यकाल समाप्त होने पर किसकी जगह ले रहे हैं? उदय जो कोटक है, महिंद्रा कोटक सुना होगा ना, उनसे संबंध है भाई। उदय कोटक के स्थान पर ये नए CMD बनाए गए हैं। स्थान पर किसके स्थान पर पूछे तो जो आपके उदय कोटक साहब हैं, इनके स्थान पर। चलिए अगला क्वेश्चन आता भाई, 6 महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। कितने दिन के लिए? 6 मंथ के लिए नियुक्त किया गया है। ये भी बात ध्यान रखें। कार्यकाल कितना होगा इनका? 6 महीने का कार्यकाल रहेगा। 2021 में उदय कोटक का, सितंबर 2021 में सरकार ने उदय कोटक का कार्यकाल बढ़ाया था भाई। तो जो उदय कोटक था, इनको सितंबर 2021 में इनका जो कार्यकाल का विस्तार किया गया था किसका भाई? कार्यकाल का विस्तार किया गया था 6 मंथ। कितने दिन का? 6 मंथ का कार्यकाल का विस्तार किया गया था। देखेंगे एक बार, देखिए श्री राजन चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में IF&L जो आपकी ये इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंस जो लिमिटेड है आपकी, इसके नए CMD बनाए गए हैं। उदय जो कोटक थे, इनके स्थान पर 6 मंथ के लिए उदय कोटक का बढ़ाया गया था सितंबर 2021 में, और अब इन्हें 6 महीने के लिए नियुक्त किया गया है। आपके बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। चलिए अगली बात करते हैं, इन्हीं को लेकर के, उदय कोटक को साथ को लेकर के। थोड़ा सा कर्जे में है भाई आपकी, जो आपकी IL&FS है, ये आपकी 55,000 करोड़ रुपए, 55,000 जो करोड़ रुपए की अगर हम बात करें, करोड़ रुपए की कर्ज जो कि 61 करोड़ मूल के बराबर है। यानी कि अगर ये तो मूल रूप से हो गया, अगर ब्याज लगाएं तो 61,000 जो करोड़ रुपए इसके ऊपर क्या है? कर्जा है। ध्यान रखिए इस बात का। ये कंपनी क्या है? एक बुनियादी ढांचा विकास वित्त कंपनी आपकी क्या करती है? बुनियादी ढांचा विकास कंपनी। किस प्रकार की कंपनी आपकी? बुनियादी ढांचा विकास जो कंपनी है। ध्यान रखिए सरकार के द्वारा, यानी कि कैसी आपकी ये सरकारी कंपनी है, सरकार द्वारा वित्त पोषित कंपनी, सरकार द्वारा वित्त पोषित कंपनी। ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही रहेगा भाई। श्री राजन जो सरकारी कंपनी है आपकी, इसमें बहुत सारा कर्जा भी है, ये आप लोगों के बीच में है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 2 भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किसके लिए? सीधा लिखेंगे इसको,
आदिवासी छात्रों के लिए, आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी बनाई गई है, ये चर्चा में है। आदिवासी छात्रों के लिए एक शिक्षा सोसाइटी बनाई गई है जो कि आपकी चर्चा में है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जनजाति जो छात्रों के लिए शिक्षा सोसाइटी NESTS, इसको क्या बोलेंगे? NESTS कह सकते हो आप इसको, TS, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइब्स, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइब्स से स्टूडेंट्स कह सकते हो आप, इनके लिए बनाई गई है। ठीक है, एक स्वायत्त संगठन किस प्रकार का? ये एक स्वायत्त संगठन है, ध्यान रखेंगे भाई, कैसा आपका एक स्वायत्त संगठन है। चौथा स्थापना दिवस इसका कहां पर मनाया जाएगा? तो दिवस झारखंड के जमशेदपुर में, जो आपका झारखंड में जमशेदपुर में चौथा स्थापना, फोर्थ स्थापना दिवस मनाया गया, इसलिए ये चर्चा में। फोर्थ स्थापना दिवस मनाया गया, कब मनाया गया है? मनाया जाएगा 2 अप्रैल 2022 को, यानी कि इसकी स्थापना की बात करें तो 2019 में इसकी क्या हुई है? स्थापना। क्लियर भाई? जो आदिवासी छात्रों के लिए सोसाइटी, राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी जो बनाई गई है, उसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो चर्चा में आपका झारखंड के जमशेदपुर में मनाया जा रहा है, चौथे नंबर का है। तो स्थापना कब? 2 अप्रैल 2022 को इसकी चौथा मनाया जा रहा है। इसका कार्यक्रम जनजातीय मामलों के मंत्री कौन शामिल होंगे इसमें? तो जनजातीय ST के, या इसको सीधा लिखेंगे जनजातीय जो मंत्री हैं, SC ST की बात करें, जनजातीय जो मामलों के मंत्री, केंद्रीय जो मंत्री हैं, कौन आपके? अर्जुन मुंडा साहब जो हैं, अर्जुन मुंडा इसमें क्या रहेंगे भाई? भाग लेंगे। एक किस्म से कह सकते हैं इसमें अतिथि के रूप में कौन रहेंगे? आपके केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा साहब इसके अंदर रहने वाले हैं। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य आदिवासी स्टूडेंटों को, आदिवासी जो विद्यार्थी हैं, आदिवासी स्टूडेंट को शिक्षा प्रदान करना या शिक्षा के क्षेत्र में उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाना, ये शिक्षा जो आपकी सोसाइटी इसका काम है। ठीक है, चलिए 2019 में शुरू हुई थी NPSC, मैंने जैसे कि बताई दिया आप लोगों को। इसने 391 स्कूलों का निर्माण करवाया। कितने स्कूलों का निर्माण कराया? 391। 140 स्कूल अभी इसके क्या है? 140 स्कूल निर्माणाधीन है। ध्यान रखेंगे, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन, जब शिक्षा की बात चल रही थी, क्वेश्चन और बनता आपका, शिक्षा को अब आपका क्या कह सकते हैं? मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आपका डाल दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर किसको डाल दिया गया है? शिक्षा को। 1 से लेकर के 14 वर्ष तक के, कह सकते हैं 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा निहायत ही जरूरी है। ध्यान रखें, 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा जरूरी है और इसे फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल कर दिया। फंडामेंटल ड्यूटी की अगर हम बात करते हैं, देखिए सुनेंगे एक बार, फंडामेंटल ड्यूटी की जो बात चली रही है तो बता देता हूँ कब आपका 42वां जो संविधान संशोधन था, 42वां संविधान जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, इस अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में इनको शामिल किया था। सरदार सरवण सिंह जो नीति थी, इसकी सिफारिश है। इन्होंने हालांकि 8 की सिफारिश करी गई थी, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी कितनी गई थी? 10 जोड़ी गई थी। और वर्तमान में अगर फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो कितनी आपकी 11 है। यहाँ एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटी संविधान के अंदर कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे, अगर भाग की बात करते हैं तो भाग 4 कै, और एक्ट की बात करते हैं तो एक्ट आपका 51 कै के अंदर इनको क्या किया गया? जोड़ा गया है। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 आपकी आ चुकी है। इसका क्वेश्चन तुम्हारे लिए, जो शिक्षा नीति 2020 आई थी, नई शिक्षा जो नीति आई है 2020, इसने किस शिक्षा नीति को रिप्लेस किया? ये आपका क्वेश्चन रहेगा। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन क्या है? जो नई शिक्षा नीति आ रही है आपकी, उसने किस शिक्षा नीति को रिप्लेस किया? यानी कि पहले शिक्षा नीति थी वो आपकी
कौन सी थी जिसे इसने बदला है। ठीक है, चलिए एक बार रफ करता हूं, उसके बाद भाई आगे बढ़ेंगे। रख दे, कौन सी है? हाँ हाँ रख दे। सॉरी भाई, इसमें डिस्टर्बेंस होगा थोड़ा सा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मनरेगा जो आपका चर्चा में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या चर्चा में? मनरेगा। मनरेगा चर्चा में है क्यों? केंद्र सरकार की कह सकते हैं आप इसको मनरेगा की। अगर मैं बात करूं तो किसकी योजना है? सबसे पहले तो ये रोजगार से संबंधित योजना है, रोजगार से संबंधित योजना है। किससे संबंधित? आपकी रोजगार से संबंधित योजना है। और चर्चा में क्यों? क्योंकि अभी इसमें जो मनरेगा की जो मजदूरी है, मजदूरी को बढ़ाया गया है। इसको बढ़ाया गया, मजदूरी को बढ़ाया गया। देखिए मनरेगा चर्चा में है, रोजगार से संबंधित है और इसमें रोजगार गारंटी योजना कह सकते हो आप इसको, और इसे मजदूरी को बढ़ाया गया है। इसको पूरा नाम लिखेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। और इसी अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत अगर हम बात करते हैं मनरेगा के तहत वित्त वर्ष की नई मजदूरी दी हुई, वित्त वर्ष 2022 से लेकर के 23 के बीच में नई मजदूरी, नई मजदूरी दर आई है, ठीक है। नई मजदूरी दर आई आपकी, देखिए फिर सुनेंगे एक बार। मनरेगा आपका चर्चा में क्योंकि जो अभी मजदूरी का जो रेट है वो क्या किया गया है भाई, बढ़ाया गया है। हर स्टेट ने अपने हिसाब से, किसी ने 5%, किसी ने 7%, किसी ने 10% इसको बढ़ाया है। मनरेगा की बात करें तो महात्मा गांधी गारंटी जो ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना है, और इस चर्चा में अभी हाल ही में क्यों है ये आपके बीच में। इसमें अगर हम बात करते हैं राज्यों में से 21 को 5% से कम बढ़ोतरी मिली है, यानी कि गवर्नमेंट ने जो बढ़ाया है 34 यूटी प्लस आपके जो स्टेट हैं इसमें से 21 स्थानों पर 5% से कम बढ़ोतरी करी गई है। कम बढ़ोतरी यानी कि जगह के हिसाब से इसमें प्रतिशत में या इसकी मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। वो किस प्रकार से करिए तो 21 प्लस जो आपके स्टेट हैं 21 स्थानों पर 5 से कम प्रतिशत की यहाँ पर बढ़ोतरी रही है। 10 राज्यों को कह सकते हैं, 10 जो स्टेट आपके 10 राज्यों को 5% से ज्यादा की बढ़ोतरी मिली है, ज्यादा की बढ़ोतरी मिली है। अब देखिए कैसे हुई अभी देखिए इसमें क्या है, गारंटी जो अधिनियम 2005 था मनरेगा की अगर हम बात करें, मनरेगा जो अधिनियम आपका अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 1 के तहत ये बढ़ाया गया। उपधारा धारा 6 की जो उपधारा 1 के तहत ये बढ़ाया गया है। इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया है ये देखेंगे, 1 अप्रैल से आपका ये अमेंडमेंट लागू होने वाला है। जिस अधिनियम के तहत इसको लागू किया है तो उसकी धारा 6 के जो उपधारा 1 में इसको बढ़ाया गया है, और ये आपकी लागू अब 1 अप्रैल 2022 से ये जो आज से यानी कि कहीं हम ये जो दरें हैं ये दिहाड़ी मजदूरी की ये लागू होंगे, मजदूरों के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इसमें हम बात करें सबसे अधिक गोवा की वर्दी के साथ मजदूरी दर सबसे ज्यादा जो बढ़ाया है, सबसे
सबसे ज्यादा कहां पर बढ़ाया है अभी आपका गोवा, सबसे ज्यादा गोवा में बढ़ाया है। कितने प्रतिशत बढ़ाया गोवा के अंदर? 7.14% बढ़ा करके अगर हम बात करें तो कितनी दिहाड़ी होगी यहाँ पर अभी? 315 रुपए मनरेगा की यहाँ पर हो चुकी है। यानी कि गोवा को बढ़ाया गया, गोवा में दिहाड़ी को बढ़ाया 7.154% है। और वैसे भी बात करूँ तो प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय में भी गोवा आपका क्या है? अभी पहले नंबर पर है, पहले स्थान पर है आपका गोवा। चलिए सबसे कम बढ़ोतरी की बात करें, देखिए सबसे ज्यादा हो गया तो सबसे कम बढ़ोतरी कहाँ पर हुई है? बढ़ोतरी आपकी तो मेघालय के अंदर भी, कहाँ पर? मेघालय में भी सबसे कम बढ़ोतरी मेघालय के अंदर हुई है। ये कितना? 1.77% आपका बढ़ाया गया। और यहाँ पर जो मजदूरी रहेगी 230 रुपए प्रतिदिन रहेगी, पर डे के हिसाब से रहेगी। ये भी आपकी पर डे के हिसाब से 315। देखिए कितना फर्क हो गया। जो मिनिमम है आपकी 230 रुपए कहाँ की? मेघालय की। और मैक्सिमम है आपकी 315 कहाँ की है? तो गोवा की ये दिहाड़ी मजदूरी रही है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दें हम यहाँ पर अगर हम बात करें हरियाणा की, अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा 5, अगर सबसे अधिक मजदूरी वाले 5 बढ़ाने की बात हुई है तो यहाँ पर बढ़ाई गई है। देखिए बढ़ाने की अगर बात करें तो बढ़ी कहाँ पर आपकी? 7.14%, 315 रुपए कहाँ की होगी? आपकी गोवा की होगी। लेकिन अगर टोटल कुल मजदूरी की बात करते हैं, यानी कि जो अब तक सबसे ज्यादा जो मनरेगा में मजदूरी बढ़ी है या मजदूरी हुई है, टोटल हुई है तो कहाँ की हुई है? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा 5 जो है, जैसे हरियाणा में 331 रुपए, तो हरियाणा के अंदर आपकी कितनी हो गई? अब ये 5% बढ़ाई है यहाँ पर, हरियाणा 5% के अंदर शामिल है, तो 5% बढ़ करके कितनी हो गई आपकी? 331 रुपए यहाँ पर हो गई हरियाणा। उसके बाद आपका गोवा आता है, गोवा की 315। हालांकि इसकी बढ़ाई सबसे ज्यादा 7.14% बढ़ाई है, जबकि हरियाणा की कितनी बढ़ाई है? हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो 5% बढ़ गई। हरियाणा की 5% बढ़ने के बाद भी आपकी 331 बन गई है, और गोवा की 7.4% बढ़ने पर भी कितनी हुई है आपकी गोवा की। उसके बाद केरल है भाई आपका तीसरे नंबर पर, केरल है। और बात करें तो केरल की कितनी होगी है? 311 रुपए पर डे के हिसाब से। और चौथे नंबर पे आपका कर्नाटक, अभी कर्नाटक की बात करें तो 309 रुपए हुई है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उनकी अगर हम बात करते हैं तो 308 रुपए इनकी भी हुई है। ये था आपका मनरेगा की हमने यहाँ पर बात करी। देखिए सुनेंगे मनरेगा की हमने बात करी तो मनरेगा चर्चा का विषय इसलिए महात्मा गांधी जो आपका ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसमें क्या दिया जाता है? लोगों को काम दिया जाता है, डे फिक्स है भाई इसके अंदर। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि मनरेगा के तहत कितने दिन काम दिया जाता है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसको अभी हाल ही में बढ़ाया है, इसकी दरों को बढ़ाया है, तो चर्चा में इसलिए रहा। दर बढ़ाने की बात करें तो सबसे ज्यादा आपकी बढ़ाई गई है कहाँ पर? गोवा के अंदर बढ़ाई गई है, 7.14% गोवा के अंदर बढ़ाई, जिससे उनकी जो मजदूरी बढ़ करके कितनी हो गई मनरेगा वालों की? 315 रुपए पर डे के हिसाब से हो चुकी है। दूसरी बात करें अगर हम इसमें बात करते हैं तो 21 जो स्टेट या यूटी कहें आपके, वो ऐसे हैं जिनमें 5% से कम, और हमारा हरियाणा उसके अंदर शामिल है। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट है सबसे कम कहां पर बढ़ाई? तो मेघालय के अंदर बढ़ाई, 1 पॉइंट कुछ बढ़ाई है मेघालय के अंदर, तो वहां की जो मजदूरी है 230 रुपए होगी है। ठीक है, अगर ऑल ओवर बात करते हैं हरियाणा में 5% बढ़ने के बाद भी आपकी जो मजदूरी है 331 रुपए होकर के देश के अंदर सबसे पहले स्थान पर खड़ा। दूसरे स्थान पर गोवा 315, साथ में केरल की बात करें 311 है आपका, और आपका कर्नाटक की बात करें तो 309। कर्नाटक के अंदर कितना? कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक के अंदर आपका, कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो 309 रुपए यहाँ पर मजदूरी रही है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो 308, ये यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन रहा आपका मजदूरी का भाई। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में आपका चर्चा में रहा है, बात करेंगे अभी थोड़ा सा, देखेंगे एक बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 चर्चा में, अमेरिकी सेनेट ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए सौदे को मंजूरी दी है, तो कितने रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? तो यूएसए सीनेट ने सेमीकंडक्टर जो आपका है कंडक्टर या चिप कहें के निर्माण के लिए मंजूरी दी
मंजूरी दी जो हाल ही में चर्चा में है, हाल ही में चर्चा में है क्यों भाई? देखिए यूएसए की बात करें, शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आपको पता है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा था भाई सेमीकंडक्टर, तो जो यूक्रेन और रूस वार इससे बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई हैं, तो यहाँ पर ये चीजें भी प्रभावित है। खास करके अगर मैं बात करूँ यूरोपीय देशों की, तो यूरोपीय देशों के साथ जो आपका तेल की बात करें, गैस की बात करें, और भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उनकी बात करें, तो वो सारी की सारी चीजें प्रभावित हो रही है। तो यदि यहाँ पर एक समझौता यूएसए सीनेट ने मंजूरी दे दी है, चर्चा में रहा 52 बिलियन भाई, 52 बिलियन, कितने का भाई? 52 बिलियन डॉलर की बात करें को मंजूरी दी है, 52 बिलियन डॉलर की मंजूरी प्रदान करी है। मंजूरी प्रदान किसने भी? अमेरिका सीनेट ने भी, चिप्स के निर्माण के लिए। किसके निर्माण के लिए? मैंने अभी बात करी चिप्स के निर्माण के लिए। जो ये जो युग है यहाँ पर भाई, इसका बड़ा महत्व होने वाला है, चिप्स का बहुत महत्व है, इसकी बहुत सारी डिमांड होने वाली है। जैसे कि आप लोगों को पता, हर चीज में, हर यहाँ पर जो आपका सिलिकॉन से बनती है आपको पता, तो इसका बड़ा महत्व यहाँ पर है। ठीक है, अमेरिका में सब्सिडी के रूप में 52 बिलियन डॉलर प्रदान करने की बात हुई है। चिप्स की कमी ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को बाधित किया है। इससे हुआ क्या है? इसकी कमी के कारण क्या हुआ भाई? इसकी कमी हुई तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक्स जो उत्पादन है, उद्योग है, उद्योगों को झटका लगा था, लेकिन अब वो आपके उभर करके सामने आ गए। ठीक है, साथ ही हम बात करें अन्य देशों पर निर्भरता कम करने की मांग भी बढ़ रही है सेमीकंडक्टर में। अमेरिका वाले क्या बोल रहे हैं? यूएसए क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी जैसे गैस को लेकर के, तेल को लेकर के जो निर्भरता नहीं है, ये बोल रहे हैं कि चिप को लेकर के जो दूसरे देशों पर निर्भर है, दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करने की बात यहाँ पर कही गई है। देखिए अमेरिका हमेशा बहुत दूर की सोचता, भी ध्यान रखेंगे, बहुत दूर की सोचता है, इसलिए इसने अभी ये दिया कि अपने ही देश में यानी कि यूएसए के अंदर क्या करेंगे? चिप बनाएंगे। ध्यान रखेंगे इस बिल को कब पास किया गया था सीनेट के अंदर? अगर बिल की बात करूं तो ये बिल रखा गया था, चिप्स कानून बिल पहली बार पारित किया गया था जून में। कब किया गया था? जून के अंदर इसको पारित किया, जून 2021 के अंदर इस बिल को रखा गया था यूएसए की बात करें तो आपको पता है ये सारी चीजें यहाँ पर हम अगर इसकी बात करते हैं तो यूएसए की जो अब कहीं ना कहीं यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है उसमें यूएसए का रोल है, इसमें यूएसए का रोल है। और देखो क्या हो रहा है, शायद हो सकता है तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ हमें बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई 2022 का। एक बार मैं इसको रफ करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी जो अंतरिक्ष एजेंसी है, कह सकते हैं अंतरिक्ष जो व्यापार है भारत का, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करके अभी इसके ऊपर यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बीच में आने वाला है कि किस प्रकार से आगे बढ़ा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा, आकार चर्चा में क्यों गई? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था चर्चा में है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था चर्चा में है क्यों भाई? देखिए सबसे पहले तो बात करें भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, यानी कि जो रुपए पैसा हम अंतरिक्ष के ऊपर खर्च करने वाले उसको अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, या उससे जो हम कमाई करें उसको अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। यानी कि अंतरिक्ष से जुड़े हुए रुपए पैसे से संबंधित जो चीजें वो आपकी इसके अंदर आ जाएंगे। तो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सुनिए, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसका आकार $5 बिलियन आकार, यानी कि ये बढ़ चुकी है। आकार की बात करें तो $5 बिलियन, कितना? $5 बिलियन इसका आकार हो चुका है। कितना आकार हो चुका है इसका? तो $5 बिलियन इसका आकार बढ़ चुका है। दूसरी बात करते हैं, देखिए इसके ऊपर अभी हाल ही में प्रमुख अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान उन्होंने भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए 2 प्रमुख अनुसंधान है अध्ययन जारी किया है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को कई गुना विस्तार होने के बावजूद इसके पास आसपास के पैरामीटर स्पष्ट होकर बीच चली बात करते हैं। अध्ययन देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार को मापने का अपनी तरह का पहला प्रयास है। सबसे पहले तो बात करें जो अर्थव्यवस्था को मापने का यानी कि इसको मापने का अपनी तरह का
पहला प्रयास है भाई, पहला प्रयास है, ध्यान रखिए, ठीक है। अंतरिक्ष की बात करते हैं तो पहला प्रयास है। इसको किसने रिपोर्ट किया गया है? शीर्ष वाले पेपर में रिपोर्ट किया गया है, किसमें भी? द स्पेस इकोनॉमी ऑफ इंडिया पेपर है, द स्पेस इकोनॉमी ऑफ इंडिया, द स्पेस इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो आपका शीर्षक वाले पेपर है, उसके अंदर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसमें ये रिपोर्ट जारी करी, इसमें ये रिपोर्ट आपकी था स्पेस इकोनॉमिक ऑफ इंडिया जो पेपर है, उसमें ये रिपोर्ट आपकी दी गई है। चलिए अगली बात करते हैं। 2021-22 के लिए आंकड़ा शोध करता हूँ, वित्त वर्ष कितना लिया था? 36794। तो आपका 2020-21 में ये करोड़ भाई, या कई करोड़ रुपए का आंकड़ा था, करोड़ रुपए। और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसके जो आपका सकल घरेलू है घटकर 2021 में कितनी हुई थी? आपके सकल घरेलू उत्पादन 9% कह सकते हो आप। सकल जो घरेलू उत्पाद में अगर परसेंटेज की बात करते हो तो 0.19, ठीक है। 2020-21 में इसका जो बजट था कितना था? 2020-21 में 2020-21 के अंदर बजट जो था इसका बजट की बात करें अंतरिक्ष को लेकर के बजट तो 9500 करोड़ था, 9500 जो करोड़ रुपए था। और जबकि पिछले वर्ष में ये 13,000 था, कम हुआ नहीं आपका। 20 में कितना था? ये आपके 20 में, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक चीज आप समझेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी भाई जो अंतरिक्ष, भारत की जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और बढ़ोतरी होकर के आपका ये जो $5 बिलियन अर्थव्यवस्था को क्रॉस कर दिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ये आता है कि अभी हाल ही चर्चा में क्यों थी? तो चर्चा में इसलिए थी कि $5 बिलियन इसकी अर्थव्यवस्था क्रॉस किया गया है। अगर 2020-21 की अगर हम बात करते हैं तो 2020-21 में ये डाउन आई थी। 2020-21 में डाउन आई थी तो केवल जो बजट था आपका कितना था? 0.19% डाउन आई थी। बजट की बात करें तो इतना बजट आपके बीच में था, ठीक है। 2021-22 और 21-22 के अगर वित्त वर्ष की बात करते हैं तो इसकी बढ़ोतरी होकर के आपके बीच में अर्थव्यवस्था आपके बीच में आ चुकी है। अब बात आती है कि इसरो की करते हैं बात। देखिए अंतरिक्ष जो एजेंसी भारत के अंदर जो फेमस एजेंसी आपकी कौन हुई? आपकी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के प्रबल संभावना रहेगी। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी के तौर पर ये काम करती है। ये कमाई कैसे करती है बता देता हूँ। जैसे किसी दूसरे देश का कोई सैटेलाइट छोड़ना तो उसके एवज में हम पैसे लेते हैं दूसरे देश का, और इसरो मतलब ये कि खुद का सैटेलाइट छोड़ने में सक्षम विश्व की 6 एजेंसियों में, 6 जो एजेंसियां हैं एजेंसियों में से एक है। विश्व में 6 एजेंसियां ऐसी हैं जो अपना सैटेलाइट छोड़ती हैं, अपने दम पर सारा काम करती हैं। तो भारत की जो है वो आपकी इसके अंदर एक हिस्सा है। चलिए इसरो की थोड़ी सी बात करते हैं। ये इंपोर्टेंट आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी, क्या भी आपका ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी, क्या आपकी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है? पहली बात। दूसरी बात इसकी हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। हेडक्वार्टर की बात करें तो कहां पर है? बेंगलुरु कहां पर? आपका कर्नाटक के अंदर है। कहां पर आपका ये? कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। इसरो की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 15 अगस्त 1969 में इसरो ने पहला जो अपना सैटेलाइट छोड़ा था 1975 में। पहला जो सैटेलाइट था इसरो का, पहला सैटेलाइट कह सकते हैं आर्यभट्ट भाई, आर्यभट्ट। उस समय हम इतने सक्षम नहीं थे कि सारा कुछ हम कर सके, तो 1975 में किसके द्वारा छोड़ा गया था ये? तो USSR, रूस की मदद से कह सकते हो आप, रूस की मदद से हमने इसको छोड़ा था, जो कि इसरो का पहला सैटेलाइट था। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन भी आपका शानदार क्वेश्चन बन जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। फिलहाल इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष S सोमनाथ साहब इसके क्या वर्तमान में अध्यक्ष है, ठीक है। वर्तमान में जो अध्यक्ष की बात करते हैं तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन इसके? S
सोमनाथ साहब इसके अध्यक्ष हैं। इसके स्टेशनों की बात करें तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन नंबर 1, थुम्बा कहाँ से ये अपने छोड़ दी हुई इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग जो स्टेशन है ये है भाई। ये कहाँ पर आपका भाई? थुम्बा में। थुम्बा कहाँ आपका? थुम्बा तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम के अंदर आपका थुम्बा है नंबर 1। दूसरा आपका भाई सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश जो धवन है, धवन अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा भाई, श्रीहरिकोटा के अंदर। और ये श्रीहरिकोटा कहाँ पर आपका भाई? श्रीहरिकोटा ने कहा नीलोर जिले में भाई, नीलोर में। कहाँ पर अगर हम बात करें तो नीलोर डिस्ट्रिक्ट का, कहाँ का? AP का भाई, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है। एक आपका कुल पटूनम, एक आपका है तीसरा कुल शेखर पटूनम SLV लॉन्चिंग स्टेशन। ये कहां पर? थुथुकुडी। ये कहां पर आपका? SLV लॉन्चिंग जो स्टेशन आपका ये थुथुकुडी। और ये कहां पर आपका? तमिलनाडु के अंदर। ये 3 स्टेशनों से क्या हम यहाँ पर क्या करते हैं? लॉन्चिंग अंतरिक्ष यानों को भेजते हैं। तो इंपोर्टेंट है आपका, पहला हमने आर्यभट्ट भेजा था भाई, क्या बेटा भेजा था। और दूसरी बात हम ये बात यहाँ पर ये करते हैं 19 अप्रैल 1975 को। और 1980 में अगर हम बात करें तो 1980 में अपने स्वयं पर SLV 3 पर उपग्रह भेजा था हमने, उपग्रह। और इसके बाद हम इन 6 एजेंसियों में शामिल हो गए थे जो अपने दम पर हमें क्या कर रहे हैं? स्पेस के अंदर अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। कब? 1980 में। 1980 से पहले जो 75 में हमने आर्यभट्ट भेजा था, आर्यभट्ट ने 5-6 घंटे काम किया था। 5-6 दिन। आर्यभट्ट की अगर हम बात करें तो आर्यभट्ट हमने मदद से भेजा था। किसकी मदद से भेजा था? तो रशिया की मदद से भेजा था। इसलिए हम यहाँ पर इस बात को बोलेंगे कि हम 80 के अंदर ही जाकर के आपके सक्षम हुए हैं अपने दम पर सब कुछ करने के। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिलबर्ट F हैंगबो चर्चा में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 गिलबर्ट F हैंगबो चर्चा में है। इन्हें क्या बनाया भाई? ILO के नए महानिदेशक। सुना चर्चा में क्यों आपके गिलबर्ट F हैंगबो? इन्हें अभी हाल ही में ILO के नए महानिदेशक बनाया। क्या बनाया गया है? ILO के नए महानिदेशक के रूप में इनको चुना गया है। शानदार क्वेश्चन आपका ये भी रहने वाला है। ILO की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कह सकते हो आप इसको हिंदी में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक के तौर पर इनको चुना गया है। इसको कह सकते हो आप, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए महानिदेशक चुने गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना इस बात का, ये सिग्नेचर। ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक किसको? ILO के नए महानिदेशक आपके गिलबर्ट F हैंगबो को चुने गए। कौन से नंबर के भाई? ये देखेंगे, ये 11वें नंबर के, यानी कि 10 इनसे पहले
बन चुके हैं, ठीक है, के रूप में चुना गया। ये टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री क्या है, ये टोगो के पूर्व पीएम, टोगो के पूर्व पीएम है। और अक्टूबर 2022 से कब बनाए जाएंगे इनको, अक्टूबर 2022 से इनको इस पद पर, ये पद का काम दिया जाएगा। कब चुने जाएंगे, काम पर कब आएंगे, तो अक्टूबर 2022 से ये इस पद पर होंगे आपके गिलबर्ट, टोगो के प्रधानमंत्री, एक्स प्रधानमंत्री। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके गिलबर्ट है वो है इस पद पर पहुंचने वाले, महानिदेशक बनने वाले, अच्छा क्वेश्चन है, पहले अफ्रीकी हैं। क्या आपके महानिदेशक बनने वाले पहले अफ्रीकी हैं, ध्यान रखेंगे कौन है, टोगो के आपके। दूसरी बात करते हैं, इन्होंने कहां पर काम किया, तो 2017 में कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो कोष है, अंतर्राष्ट्रीय कोष अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय कोष के अध्यक्ष रहे हैं, IFAD के अध्यक्ष भी रहे हैं, ध्यान रखेंगे। और 2008 से 2012 तक टोगो के प्रधानमंत्री, कहाँ है टोगो, कहाँ लिखा था मैंने, चलो कोई बात नहीं, ये रहा। तो टोगो के 2008 से और 12 तक क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री या पीएम भी रहे हैं। ये व्यक्ति जिन्हें अभी चुना गया है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, ILO संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की एजेंसी। अगर हम यहाँ पर बात करें, ILO जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये का यूएनओ का एक एजेंसी है, यूएनओ की एजेंसी है, ये ध्यान रखेंगे, एजेंसी है या यूएनओ के साथ काम करती है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो अक्टूबर 1919 में हुई थी। ILO की जो स्थापना है, अक्टूबर 1919 में, कब हुई थी, अक्टूबर 1919 में हुई थी। और पहली और सबसे पुरानी एजेंसी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूएनओ की पहली और सबसे पुरानी, क्योंकि बनाई बाद में यूएनओ तो आता है ना, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का यूएनओ बनाई बाद में आता है, यूएनओ की सबसे पुरानी एजेंसी है, याद रखेंगे, सबसे पुरानी एजेंसी है। सदस्य देश की अगर बात करें, सदस्य देश तो 187 इसके क्या है, सदस्य देश है, 187 जो देश है इसकी क्या है, सदस्य देशों की बात करें तो 187 इसके सदस्य देश हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका रहने वाला है, ठीक है। चलिए, दुनिया भर में इसके 40 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और अभी लास्ट, उसके बाद आपका आज का सेशन समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 प्रदान किया है, अभी हाल ही में चर्चा में क्या आपका स्टॉकहोम जल पुरस्कार, स्टॉकहोम जल पुरस्कार चर्चा में, स्टॉकहोम जल पुरस्कार चर्चा में है 2022 में। स्टॉकहोम जल पुरस्कार को देता कौन है, पहले तो सबसे पहले ये है, इसे प्रदान कौन करता है, प्रदान की अगर हम बात करें, प्रदान कौन करता है, तो ये है आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट इसको क्या करता है, प्रदान करता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, किसको मिला ये, प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटर्स्ट को, विल्फ्रेड बुटर्स्ट को ये दिया गया है। पर्यावरण वाष्पीकरण के मूल्यांकन के कारण इन्होंने काम क्या किया था, पर्यावरणीय वाष्पीकरण के मूल्यांकन के लिए
मूल्यांकन के लिए जो काम किया था, मूल्यांकन के लिए जो कार्य किया, उनके लिए इसको क्या ये दिया गया है। इसे क्या बोला जाता है, स्टॉकहोम का जो जल पुरस्कार, इसे क्या बोला जाता है, जल के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी इसको जाना जाता है। जल के नोबेल जो पुरस्कार है, पुरस्कार के नाम से भी इसको जाना जाता है। शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। चलिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल की बात करें, SIW जो आपका ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर जो इंस्टीट्यूट है, इसकी हम बात करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं स्वतंत्र गैर लाभकारी और स्वतंत्र संगठन है भैया आपका, गैर लाभकारी और स्वतंत्र संगठन। कैसा आपका गैर लाभकारी और स्वतंत्र संगठन है। दूसरी बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1991 में स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी, 1991 में स्थापना की। हेडक्वार्टर कहाँ भाई, स्टॉकहोम स्वीडन में। हेडक्वार्टर की बात करें तो स्टॉकहोम स्वीडन में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए, आज का जो भी आपका सेशन है क्लास का यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से अपनी क्लास लेकर के आता रहेगा भाई। थोड़ा सा कुछ है जिसकी वजह से थोड़ी सी अच्छी क्लास मैं भी समझ पा रहा हूँ, ठीक ठाक सी क्लास आपकी, मतलब जो बेहतरीन क्लास होनी चाहिए वो आपको नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन जल्दी कुछ हेल्थ इशूज हैं या कुछ भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। आप लोगों के बीच में और भी बेहतरीन क्लास, हम इससे भी ज़्यादा बेहतरीन जितना हो सकता है हमसे, उस प्रकार की क्लास आप लोगों के बीच में लेकर के हम हाजिर हैं, ठीक है। ऐसे मिलते रहेंगे। और आपको मैंने आज बात बताई भी है कि आज 1 अप्रैल है, इस साल के आपके 3 महीने जा चुके हैं, 9 महीने पेंडिंग है। जो भी आपने इस साल टारगेट बनाए थे, 1 जनवरी को याद करो। 1 जनवरी को जब आपने मैं ये छोड़ दूंगा, मैं वो छोड़ दूंगा, मैंने इस साल में ये करना है, वो करना, उसमें आपका -3 मंथ हो चुके हैं, आपके बच गए हैं आपके सामने 9 मंथ्स। जो कुछ करना है अभी करेंगे, नहीं तो फिर 1 जनवरी दोबारा से आ जाएगी, दोबारा फिर टारगेट चूज करते रहना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, न्यू बेस्ट।